हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित चौरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 2, दैट इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले वो पहला पार्ट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 प्रकार के राइट्स देता है। पहला था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। एंड लास्ट वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा हमने देखा कि आर्टिकल 31 में भी एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। इस पार्ट में चलो हम आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी हमने देख लिया था, आज देखेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। इक्वालिटी और फ्रीडम दो ऐसे राइट हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। यहां जब हम बात फ्रीडम की करते हैं या फिर लिबर्टी की करते हैं तो 3 प्रकार की लिबर्टी मिलती है हमको, 3 प्रकार की फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स और लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी चाहे वो कर सकता है, कोई कुछ भी चाहे वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि ऐसे फ्रीडम के नाम पर किसी एक इंसान को पूरी तरह से छूट दे दी जाए तो दूसरों की फ्रीडम पे खतरा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राइट है हमारे पास, राइट टू असेंबल पीसफुली। अगर मैं कहूं कि भाई मैं तो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर असेंबल होना चाहता हूं पीसफुली, हम कोई दंगा नहीं करने वाले, पीसफुली असेंबल होंगे, कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ करेगी आपको क्योंकि ये आपका राइट है। बट अगर मैं ये कहूं कि भाई हम असेंबल तो जो सिटी के बीच में एक बड़ा सा गोल चक्कर है वहां पर होंगे, वहां पे हम 40-50 लोग असेंबल होंगे, रोड के ऊपर बैठेंगे, तो नहीं, ये राइट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे दूसरों की फ्रीडम पे खतरा बनता है। दूसरा एग्जांपल, कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में 2-3 बच्चे खेल रहे थे। उसमें एक बच्चे के पास बहुत बड़ी स्टिक थी, एक लठ सा था, जिसको वो कह रहा था कि मैं तो इस लठ को घुमाऊंगा। और दूसरे बच्चों ने बोला कि हमारे लग सकता है, तो उसने कहा नहीं, ये मेरा राइट है, मैं इसको जैसे चाहूं वैसे इसको घुमा सकता हूं अपने चारों तरफ। तो एक बच्चे ने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि तेरा राइट है, मान लिया, तू इस डंडे को जितना तेज घुमाना है उतना तेज घुमा, बट ये राइट तेरा तब तक है जब तक ये हम में से किसी एक को टच नहीं हो जाता। बट अगर किसी को ये टच हुआ, फिर देख तेरे राइट की हम कैसे ऐसी तेजी करते हैं। ठीक है? तो एक को अगर पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए, पूरी तरह से उसको राइट दे दिया जाए, तो दूसरे के राइट खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए राइट्स पे कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. एक को फ्रीडम मिल गई बहुत ज्यादा, तो दूसरे बहुत सारे लोग अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and order situation. तो जब तक किसी दूसरे की फ्रीडम थ्रेटन नहीं होती या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेंजर में नहीं पड़ता, तब तक आपको वो फ्रीडम मिलेगी। उसके बाद आपको फ्रीडम लिमिटेशंस के साथ मिलती है। तो राइट टू फ्रीडम में पहला राइट है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स, आर्टिकल 19। इसमें कौन कौन से फ्रीडम्स मिलते हैं हमको? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली, पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे फार्मर्स की कोई एसोसिएशन होती है, टीचर्स की एसोसिएशन होती है, ऐसे ही एसोसिएशन आप कोई भी फॉर्म कर सकते हो। फोर्थ वन इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में आपको कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है, बट इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट वन इज रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो और सेटल हो सकते हो।
प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार होगा। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यही प्रोफेशन अपनाएंगे। एक और राइट होता था आर्टिकल 19 में, जिसको डिलीट कर दिया गया, वो था राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे, जितने दिनों तक चाहे आप रख सकते थे, और उसको लास्ट में डिस्पोज भी कर सकते थे, यानी उसको अपनी प्रॉपर्टी को आप नष्ट भी कर सकते थे। बट 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें यह राइट हमसे छीन लिया गया। इस राइट का कुछ पार्ट आर्टिकल 31 में मेंशन था और कुछ पार्ट आर्टिकल 19 के सबसेक्शन एफ में मेंशन था। इन दोनों को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से और एक आर्टिकल जोड़ा गया 300 के सब पार्ट ए, उसमें इसको डाल दिया गया। आज के दिन ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होकर एक लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस हमने पहले पार्ट में देख लिया था। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन होता है? कोई एक क्राइम हुआ है, उसका इल्जाम किसके ऊपर है, उसको बोलते हैं अक्यूज्ड। तो उस अक्यूज्ड का भी कुछ राइट होता है, इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 20 में। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस वुड आल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। किसी के ऊपर कुछ इल्जाम है, कोई अक्यूज्ड है, तो उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनीवन हु इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस इज ऑफन बिलीव टू बी गिल्टी। किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो गिल्टी होगा, बट मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि चार्जेस फैब्रिकेट किए जाते हैं और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं तो वो नॉट गिल्टी पाया जाता है। हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड हिम। जब तक कोर्ट ना साबित कर दे, जब तक कोर्ट में ना साबित हो जाए, तब तक कोई गिल्टी नहीं हो सकता। हालांकि उसके ऊपर चार्ज है, वो अक्यूज होगा, बट वो गिल्टी तभी होगा जब कोर्ट उसको कहे। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम should get adequate opportunity to defend herself or himself। यह भी जरूरी है कि अगर किसी के ऊपर किसी क्राइम का एक्यूजेशन लगा है तो उस पर्सन को अपने आप को डिफेंड करने के लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल हम कसाब को ही ले लेते हैं। सबको पता था वो अक्यूज्ड है और सबको यह भी पता था कि वो गिल्टी भी है, बट फिर भी कोर्ट ने उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक वकील प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Now we will see what are the rights which accused get by the Constitution. To ensure a fair trial, the Constitution has provided 3 rights. 3 right मिले हैं accused को। पहला, no person would be punished for the same offense more than once. एक गुनाह के लिए एक पर्सन को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक बार गुनाह किया है तो एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट ने किसी को 7 साल की सजा सुना दी और वो जब जेल से बाहर आता है तो वो कोर्ट केस फिर से चल पड़े और कोर्ट बोले कि नहीं, 7 साल की सजा तो कम सुनाई हमने, हम इसको फिर से 7 साल की सुनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सजा सुना दी गई, वही सजा अगर उसने काट ली है तो उसको दोबारा उस गुनाह के लिए सजा नहीं सुनाई जाएगी। इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून, आपने देखी होगी। उसमें अमिताभ बच्चन किसी का मर्डर कर देता है तो अमिताभ बच्चन को उस मूवी में उम्र कैद हो जाती है। बट जब वो अपनी उम्र कैद काट के जेल से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि जिसका मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगा था वो आदमी तो जिंदा है। तो मूवी के लास्ट में अमिताभ बच्चन उस आदमी को कोर्ट में जज के सामने मार देता है और कहता है कि ये गुनाह तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसके मर्डर की सजा तो मैं पहले ही काट चुका हूं, तो मुझे ये सजा दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। बट वो मूवी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। कोई एक लॉ किसी एक्शन को बैक डेट में जाके इलीगल करार नहीं कर सकता। आज आपने ऐसा कोई काम किया है जो कि इलीगल नहीं है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 साल बाद पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे और उस काम को इलीगल करार कर दे और आपको अक्यूज्ड भी साबित कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल निर्भया का केस लेते हैं तो निर्भया के केस में 6 अक्यूज्ड थे, उसमें से एक ने तो जेल में सुसाइड कर लिया था और 4 को फांसी हुई है रिसेंटली। और एक ऐसा अक्यूज था जो कि जुवेनाइल था, जो 18 साल से कम उम्र का था जब उसने क्राइम किया था। आज वो हालांकि 18 साल से ऊपर का है, बट उसको हम आज के दिन ये कह के फांसी नहीं दे सकते कि वो आज 18 साल के ऊपर का है, क्योंकि जिस दिन उसने क्राइम किया था वो 18 साल से कम का था। हालांकि आज एक लॉ भी आ गया है नया, उस लॉ में कह दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोग भी ऐसे हीनियस क्राइम करते हैं तो उनको भी सेम पेनल्टी दी जाएगी, उनको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। बट ये लॉ इस निर्भया वाले क्राइम के बाद आया है, इसलिए उस अक्यूज्ड के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा।
ये लॉ आगे होने वाले क्राइम्स पे एप्लीकेबल होगा, बट उस अक्यूज्ड पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिसने ये क्राइम निर्भया के साथ किया था। इसलिए वो अक्यूज्ड 3 साल की सजा काट के जुवेनाइल कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट वन इज नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी इंसान को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और उसकी गवाही मानी भी नहीं जाएगी। अगर आपने कल को कोई क्राइम कर दिया और आप कोर्ट में जाके कहते हो कि ये क्राइम मैंने किया है और मुझे आप इसके सजा दीजिए, तो कोर्ट आपको सजा नहीं देगा जब तक कोर्ट को प्रूफ या दूसरा आई विटनेस नहीं मिल जाता। नेक्स्ट वन इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राइट टू लाइफ है हमारा जिंदगी जीने का अधिकार। द फोरमोस्ट राइट अमोंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। किसी भी सिटीजन की लाइफ सरकार लॉ में लिखे हुए प्रोसीजर के तहत ही ले सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अगर फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको हथौड़ों से मार दिया जाए, नहीं, उसको फांसी ही देनी पड़ेगी। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। उसी प्रकार से किसी की पर्सनल लिबर्टी को मना नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसको बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो कोई भी इंसान अपने चॉइस के लॉयर से अपने आप को डिफेंड करवा सकता है, बस उस लॉयर की फीस उसको देनी पड़ेगी। ऑल्सो इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होगा। पुलिस उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने लॉकअप में बंद करके नहीं रख सकती। ये लड़का यहाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा है? डज इट मीन दैट इन सम केसेस समवंस लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय द लॉ? दैट साउंड स्ट्रेंज, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल? यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ के द्वारा लोगों की जान भी ली जा सकती है। हमें राइट टू लाइफ तो है, बट लॉ के हिसाब से हम किसी की जान ले भी सकते हैं, गवर्नमेंट किसी की जान ले भी सकती है। कोई एग्जाम्पल है? यस, अभी तो एग्जाम्पल सामने आए हमारे, जो निर्भया के 4 दोषियों को अभी फांसी की सजा दी गई है, उनकी राइट टू लाइफ ले ली गई। This right is not just confined to a guarantee against taking away an individual's life, but it has wider application. ये जो राइट है आर्टिकल 21 में, ये सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि किसी की जान नहीं ली जाएगी, बस इतना ही आर्टिकल है, बल्कि इसका वाइडर एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसमें इस राइट का स्कोप है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। खासकर एक 1978 में एक केस आया था, मेनका गांधी केस। इस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है, राइट टू हैव ए हेल्दी लाइफ भी है, राइट टू हैव ए पॉल्यूशन फ्री लाइफ भी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। इसमें राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया गया, राइट टू लीगल एड भी इंक्लूड कर दिया गया। इस तरह से इस जो राइट का स्कोप है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी free from exploitation. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in this right because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. Right to shelter को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इसका स्कोप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। नेक्स्ट सब टॉपिक इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। नॉर्मली क्या होता है, किसी इंसान को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने कोई क्राइम कर दिया हो, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी इंसान के क्राइम करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी होने वाले क्राइम को अगर प्रिवेंट करने के लिए किसी को डिटेंशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरीली ए पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके। समटाइम्स ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब शक, ऐसा कोई अंदेशा लग जाए कि कोई इंसान क्राइम करने वाला है,
दैट ही और सी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी, को किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में एंगेज हो सकता है, चांसेस हैं, एंड इम्प्रिजन्ड फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर, दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. If the government feels that a person can be a threat to law and order and to peace and security of the nation, it can detain that person. अगर गवर्नमेंट को लगे कि कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है या फिर नेशन की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनने वाला है, तो उसको डिटेन किया जा सकता है, चाहे उसने क्राइम किया हो चाहे ना किया हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी की बातों से लग रहा है कि वो इंसान आज दंगे करवा सकता है, तो गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए उसको डिटेंट कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको जेल में डाल सकती है. इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. अगर कोई 5-10 लोग सड़क के किनारे बैठे हैं और उनका प्लान है कि वो आने वाली गाड़ियों को लूटेंगे और कोई उनकी ये बातें सुन लेता है और पुलिस को बता देता है, तो पुलिस ये नहीं कहेगी कि हम वेट करेंगे, पहले वो क्राइम करेंगे उसके बाद हम उसको गिरफ्तार करेंगे. बट पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है उन लोगों का. अगर पुलिस को ऐसा शक हो रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर सकते हैं, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ सकते हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस के ऊपर. दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months, बट इस प्रकार से सिर्फ उनको 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है. अगर 3 महीने से ज्यादा कोई केस खिंच रहा है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, कुछ ऑफिसर्स होंगे, उसमें एक बोर्ड बनेगा जो एडवाइस करेगा कि इन लोगों को और ज्यादा टाइम के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए. बट दिस प्रोविजन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड, बट ऐसा देखा गया है कि इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है बाय द गवर्नमेंट. इनफैक्ट देयर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. राइट टू लाइफ और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई देते हैं, इसलिए इन दोनों में टेंशन रहती है. गवर्नमेंट ने बहुत बार इसका मिसयूज किया है, बहुत बार ओपोनेंट के जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया है, ये कह के कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकते हैं. तो ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन. दीज राइट्स आर हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट. जो हमने आर्टिकल 19 to 21 जो राइट्स देखे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है. ईच ऑफ दीज राइट्स इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस imposed by the government. इन राइट्स पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमने देखा था आर्टिकल 19 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम किसी भी प्रकार की स्पीच दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपने एक्शंस के द्वारा. इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी. आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, बट आप ऐसी चीज नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो, लोगों के बीच में दंगे बढ़ जाएं, वहां का पीस खराब हो, और इमोरल चीजें आप नहीं बोल सकते. आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है. आप किसी को जाति सूचक शब्दों से नहीं बुला सकते, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है. आपको बोला जाता है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ मोरालिटी. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू असेंबल इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. अगर आप असेंबल होना चाह रहे हैं कहीं, अगर आप कोई धरना देना चाह रहे हैं, तो आपको पीसफुली असेंबल होना पड़ेगा, पीसफुली इकट्ठा होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अन्ना का आंदोलन, अन्ना बार बार क्या कहते थे अन्ना हजारे कि शांति बनाए रखो, हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम सिर्फ धरना दे रहे हैं जो कि हमें संविधान इजाजत देता है जिस चीज की. तो असेंबल हो सकते हो, बट पीसफुली असेंबल होना पड़ेगा. और विदाउट आर्म्स, आप ऐसे नहीं हो सकते रिवॉल्वर्स और गन्स और लठ लेके आप असेंबल हो रहे हो, तो गवर्नमेंट की मानेगी कि आप पीसफुली असेंबल नहीं हो रहे हो, आपका इरादा कुछ और है. The government may impose restrictions in certain areas declaring the assembly of 5 or more person as unlawful. कहीं कहीं पे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, धारा लगा देती है, धारा 144 लगवा देती है, कर्फ्यू लगवा देती है, वहां पर 5 से ज्यादा लोगों को असेंबल होने की इजाजत नहीं होती. ऐसे सर्टेन केसेस में गवर्नमेंट इंपोज भी कर सकती है. ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस भी. Such powers can be easily misused by the administration. Administration ऐसी powers का misuse भी कर सकता है. A genuine protest against an act of government by the people may be denied permission. ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया हो और लोगों को वो एक्ट पसंद ना हो और लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, लोग एक जगह इकट्ठा होना चाह रहे हो और गवर्नमेंट उनको परमिशन ना दे, ऐसा भी हो सकता है. तो ये मिसयूज करना हो गया. गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको परमिशन दे असेंबल होने के लिए, बट बहुत जगह ऐसा मिसयूज होता है और गवर्नमेंट ऐसे असेंबली अलाउ नहीं करती. हाउएवर
If the people are aware and vigilant in regard to their rights and they protest against such acts of administration, such misuse becomes rare. ऐसा मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जब जनता जागरूक होती है। अगर लोग जागरूक हैं अपने राइट्स के बारे में तो लोग कहेंगे आप मिसयूज कर रहे हो, लोग मीडिया बुला लेंगे। तो अगर लोग अवेयर हैं तो ऐसे मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया गया है आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 23 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन आवर कंट्री मिलियंस ऑफ पीपल आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो चांसेस हैं कि दूसरे लोगों के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज बीन बेगार और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। ऐसा ही एक एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है बेगार। पुराने समय में बहुत ज्यादा प्रचलित था। पुराने समय में क्या होता था, जब बड़े बड़े जमींदार छोटे टेनेंट्स को कुछ लोन देते थे तो जब तक वो पैसा वापस ना आ जाए तब तक उन मजदूरों से, उन छोटे किसानों से वो अपने खेतों में लेबर करवाते थे, फोर्स लेबर करवाते थे, और इसके लिए उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि जब तक ये पैसा हमारा वापस नहीं करोगे तब तक हमारे खेतों में फ्री में काम करो, और हमें ये पैसा दोगे तब इंटरेस्ट के साथ भी दोगे। तो पहले बैंक्स की कमी थी, लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लोन नहीं मिलता था, तो इन जमींदारों की मनमानी चलती थी। तो इसको बोलते हैं बेगार। फोर्स लेबर, जबरदस्ती लेबर करवाया जाता था विदाउट पेमेंट, मजबूरी में। ये फोर्स का मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकल फोर्स लगाया जाए, कंडीशंस ऐसी बना दी जाती थी कि उन लोगों को वहां पे फ्री में लेबर करना पड़ता था। उनको पैसा चाहिए था गरीब किसानों को, इसलिए वहां पे फ्री में काम करते थे वो। सेकेंड वन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स। दूसरा एक एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है, लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये देखो इस लड़की का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक टाइप का एक्सप्लॉयटेशन है। आप किसी इंसान को कैसे बेच सकते हो, उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, वो कोई सामान नहीं है, उसको सामान की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इन दोनों प्रकार के एक्सप्लॉयटेशंस पे बैन लगाया गया है, इनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया है। बेगार यानी फोर्स लेबर, आप किसी से जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते, और दूसरा है आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप किसी को खरीद या बेच नहीं सकते किसी इंसान को। यह था आर्टिकल नंबर 22। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक और एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बताता है, जो है आर्टिकल 23 में मेंशन्ड चाइल्ड लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी डेंजरस जॉब में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क्स में शामिल नहीं किया जा सकता, उनको किसी माइन में काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो डेंजरस जॉब्स हैं उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना एक अपराध है। इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ भी बनाया है, चाइल्ड लेबर्स एक्ट 1986। इस एक्ट में बताए गए हैं कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में 2006 में अमेंडमेंट किया गया और कहा गया उनको ढाबों पे काम करना अलाउ नहीं है, रेस्टोरेंट्स में काम करना अलाउ नहीं है, शॉप्स पे बैठना अलाउ नहीं है, किसी का डोमेस्टिक हेल्प बनना अलाउड नहीं है, किसी के घर में साफ सफाई की नौकरी नहीं कर सकते वो। 2006 में इस एक्ट में ये सब इन्वॉल्व कर दिया गया था। बट कुछ गरीब फैमिली ऐसी थी जिसमें अगर बच्चे काम पे ना जाएं तो उस फैमिली को शाम को खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए पिछले 1-2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने इसमें एक और अमेंडमेंट किया और कहा कि अगर वो बच्चा अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, यानी उसके घर की खुद की दुकान है, उसके पिताजी की दुकान है, तो वो अपनी दुकान में बैठ सकता है। अगर उसके पिताजी का खुद का कोई ढाबा है तो वो उसमें काम कर सकता है। बट ये सब काम वो स्कूल आवर्स में नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल आवर्स में वो स्कूल जाएगा। स्कूल के बाद बचे हुए दिन में वो ये काम कर सकता है, अपने पिताजी की हेल्प कर सकता है, अपने फैमिली के बिजनेस में हेल्प कर सकता है। तो आज के दिन 14 साल से कम उम्र के बच्चे डेंजरस जॉब में एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते, बट वो अपने फैमिली रन बिजनेस जो है उसमें काम कर सकते हैं। बट वो नॉन डेंजरस जॉब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फादर ने कोई
फैक्ट्री लगा रखी हो और उस फैक्ट्री में पटाखे बन रहे हो, उसमें अपने बच्चों को लगा दे, नहीं, वो डेंजरस जॉब नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जॉब में, अपने फैमिली के जॉब में वो बच्चा काम कर सकता है, अपने पिताजी की दुकान पे वो बैठ सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as hallmark of democracy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अपने चॉइस के हिसाब से रिलीजन फॉलो करने का अधिकार देता है। कोई अगर हिंदू बनना चाहे हिंदू बन सकता है, मुस्लिम बनना चाहे मुस्लिम बन सकता है, सिख बनना चाहे सिख बन सकता है, क्रिश्चियन बनना चाहे क्रिश्चियन बन सकता है, या कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। किसी को भी कोई भी रिलीजन चूज करने का अधिकार है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दिस मीन्स दैट ए पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यह है कि इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का अधिकार है। वो चाहे तो कोई रिलीजन फॉलो कर सकता है, और चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो ना करे। Freedom of religion includes the freedom to profess, follow and propagate any religion. कोई अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है। प्रोफेस का मतलब डिक्लेयर कर सकता है कि मैं ये रिलीजन फॉलो करने वाला हूँ। फॉलो करने का मतलब उस रिलीजन में कोई भी सेरेमनीज हैं, कोई प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर सकता है। और प्रोपगेट का मतलब अपने रिलीजन की अच्छी बातें वो दूसरे रिलीजन के लोगों को बता सकता है और अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकता है, दूसरे रिलीजन में ट्रांसमिट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, और इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो रहा है, मोरालिटी को खतरा हो रहा है या हेल्थ को खतरा हो रहा है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज पहले फॉलो करते थे सती प्रथा, है ना। कोई इंसान मर जाता था तो उसकी विधवा को भी उसके साथ जला दिया जाता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। पर कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता क्योंकि ये अगेंस्ट मोरालिटी है। ऐसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि मुस्लिम्स ट्रिपल तलाक को फॉलो करते थे। कोई मुस्लिम पुरुष अगर मुस्लिम महिला को 3 बार तलाक बोल दे तो उनका तलाक हो जाता था। तो गवर्नमेंट को क्या लगा, ये भी अगेंस्ट मोरालिटी है, तो इसको गवर्नमेंट ने एक लॉ बना के उस ट्रिपल तलाक को इलीगल करार कर दिया। The government can interfere in religious matters for rooting out certain social evils. कुछ ऐसे social evils है, जैसे हमने देखा ट्रिपल तलाक या फिर सती प्रथा, इस तरह के social evils को मिटाने के लिए गवर्नमेंट religious matters में interfere कर सकती है। The Constitution does not allow forcible conversions. It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता फोर्सिबल कन्वर्जन। लोगों को फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन में। आप बस अपने रिलीजन की अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हो, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी अपने रिलीजन को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, बट किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका रिलीजन फॉलो करे। नेक्स्ट सब टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। बीइंग ए कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन्स, हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन्स। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन। हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अगर सब लोगों को शांतिप्रिय ढंग से साथ रहना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर रिलीजन को बराबर ट्रीट करे। नेगेटिवली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। We don't have to belong to any particular religion in order to be prime minister और president और judge। बाकी जो जैसे बाकी कंट्रीज में किसी किसी कंट्रीज में होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या जज बनना है या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल बनना है तो आपको इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना होगा। ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, हम सब रिलीजन्स को बराबर ट्रीटमेंट देते हैं। इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दो राइट हैं इसके, आर्टिकल 29 एंड 30। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ है हमारी डाइवर्सिटी। देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू मेंटेन देयर कल्चर। माइनॉरिटी कौन होते हैं?
जिनकी पॉपुलेशन कम होती है वो होते हैं माइनॉरिटी। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, ये सिर्फ रिलीजन का ऊपर बेस्ड नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस, ये है लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पे भी माइनॉरिटी होती है, कल्चरल माइनॉरिटी भी होती है, कल्चर के हिसाब से भी माइनॉरिटी होती है। Minorities are groups that have a common language or religion, and in a particular part of the country or in the country as a whole, they are outnumbered by some other social section. Outnumber का मतलब उनसे ज्यादा नंबर किसी और का है, यानी दूसरा सेक्शन है सोशल सेक्शन, उसके पास अगर ज्यादा नंबर है यानी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो बन जाएंगे मेजोरिटी, और जो बचे हुए लोग हैं वो बनेंगे माइनॉरिटी। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे या फिर रिलीजन के आधार पे, जो भी माइनॉरिटी है दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए और डेवलप करने के लिए वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, कोई भी माइनॉरिटी। द गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community। अगर गवर्नमेंट किसी को एड दे रही है ना, अगर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड दे रही है तो गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ये कह के कि ये इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट को सबको बराबर नजरों से देखना होगा जब भी गवर्नमेंट कोई एड देती है। Last right is right to constitutional remedies. Very important, very important right of our constitution. Article 32 बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बच्चों ये, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। मेयरली राइटिंग डाउन ए लिस्ट ऑफ राइट्स इज नॉट इनफ, सिर्फ राइट्स को अगर मेंशन कर दिया तो ये काफी नहीं है। देयर हैज टू बी ए वे थ्रू विच they could be realized in practice and defended against any attack on these rights। अगर राइट्स को मेंशन कर दिया तो ये काफी नहीं है, कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि इन राइट्स पे अगर कोई अटैक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो कोई बचाव का तरीका भी हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव्ड, ये अचीव करने के लिए ही बनाया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, ही कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का है इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स ए सिटीजन the right to approach High Court or Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of violation। हार्ट एंड सोल किसलिए कहा? इसलिए कहा कि अगर बाकी राइट्स का वायोलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये राइट, आर्टिकल 32 वाला राइट सिटीजन को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं अपने राइट को रिस्टोर करने के लिए। अगर उसके किसी राइट का वायोलेशन हुआ है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, वापस पाने के लिए अपने अधिकार को, इस राइट का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है एक साधारण से सिटीजन के द्वारा भी। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। अगर कोई अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दे सकते हैं कि वो जो राइट, पर्टिकुलर राइट उस इंसान का, उस सिटीजन का छीना गया है, वो राइट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाए। द कोर्ट्स कैन इश्यू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स, और ऐसे स्पेशल ऑर्डर्स जो कोर्ट इश्यू करता है उनको बोलते हैं रिट्स, रिट्स बोलते हैं उनको। ऐसी 5 रिट्स हैं, हैबस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोरेरी। ये 5 प्रकार के रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दे सकते हैं कि लोगों के राइट्स को इंश्योर किया जाए, किसी के राइट छीने गए हैं उसको वो राइट वापस दिए जाए। इन 5 रिट्स को हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, इस पार्ट में इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इन दोनों पार्ट्स को आप रिवाइज किए, तब तक मैं 3rd पार्ट लेके आ रहा हूं जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो बी सेफ, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।